देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब भी कहीं पर जियो पॉलिटिकल टेंशन आती है तो सिर्फ हम इंटर कंट्री ही नहीं जाए, अपनी कंट्री में भी। और दुबई रियल एस्टेट की बात कर लें, इंडियन रियल एस्टेट की बात कर लें, उसके अंदर बहुत एक, अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट्स ब्रोकर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अपने वहां पर स्टार्ट कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो भी हॉल्ट हुए हुए हैं, पेंडिंग हैं। और आई बिलीव कि ये जो 40% की करेक्शन है, दुबई रियल एस्टेट ने लास्ट फ्यू सालों में मैसिव बूम दिखा। क्या ये रियल ग्रोथ है या एक बबल बिल्ड हो रहा है? 1960 से अगर मैं जो वहाँ के शेख राशिद साहब हैं उनकी मैं बात करूँ तो 1958 से लेकर 1990 तक उन्होंने रूल किया है, जिसके दौरान उन्होंने दुबई जो एक रेगिस्तान, रेत का एक टीला हुआ करता था, टापू हुआ करता था, उसको। तो आपको लग रहा है कि बहुत बुरा क्रैश होगा दुबई में आउटसाइड ऑफ दिस वॉर? तो जो लोग अभी तक दुबई की तरफ रुख नहीं कर रहे थे, दुबई को एक एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट नजरिए से नहीं देख रहे थे, वो भी अब एंट्री लेना चाहिए अभी या वेट करें? अभी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट करें हम? कभी भी कोई भी चीज जब फॉल हो रही होती है तो उसमें एंट्री लेने से, आप चाहे 2008 का क्राइसिस देख लीजिए, आप पेंडेमिक का क्राइसिस देख लीजिए, कोई भी क्राइसिस आप उठा के देख लीजिए, जब भी बाजार 35 से 40% गिरा है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हैं, चाहे वो शेयर मार्केट है, वहां से वो दुबई रियल एस्टेट बूम या बबल, वॉर टेंशंस, हिडन रिस्क्स और स्मार्ट इन्वेस्टर की रियल स्ट्रैटेजी हम आज बात करेंगे। दुबई रियल एस्टेट ने लास्ट फ्यू सालों में मैसिव बूम दिखा। क्या ये रियल ग्रोथ है या एक बबल बिल्ड हो रहा है, रजत जी? देखिए बबल बिल्ट हो रहा है, इस चीज़ से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप दुबई की जर्नी को देखें जो 1960 से स्टार्ट हुई है, 1960 से अगर मैं जो वहाँ के शेख राशिद साहब हैं उनकी मैं बात करूँ, उनका एक जो ड्रीम था जो आज उनके जो बेटे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1958 से लेकर 1990 तक उन्होंने रूल किया है, जिसके दौरान उन्होंने दुबई जो एक रेगिस्तान, रेत का एक टीला हुआ करता था, टापू हुआ करता था, उसको पोर्ट एस्टेब्लिश करना, देन उसको फाइनेंशियल हब बनाना, फिर उसके अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स लाना, इतने बड़े बड़े बुर्ज खलीफा एंड दुबई एमिरेट्स, ये जो कंपनीज हैं ये रातों रात क्रिएट नहीं हो गई हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक बबल है दुबई रियल एस्टेट, ये सोचा समझा प्लान वे है। ओके, तो हम अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत देख रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स का बिहेवियर चेंज होता है, और अगर होता है तो कैसे चेंज होता है? लोग रुक जाते हैं या अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं? देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब भी कहीं पर जियो पॉलिटिकल टेंशन आती है तो सिर्फ हम इंटर कंट्री ही नहीं जाए, अपनी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं सोचूंगा कि क्या मुझे दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, अगर मैंने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ से इन्वेस्टमेंट मुझे निकाल लेनी चाहिए, बल्कि मैं ये भी सोचूंगा कि इंडिया में मैंने जहां जहां पैसा फैला रखा है उसे भी मेरे को निकाल लेना चाहिए। कि ऑब्वियसली जब भी कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, कोई वॉर जैसी कंडीशन होती है, कोई पेंडेमिक जैसी कंडीशन होती है, उसका इफेक्ट अपनी कंट्री पे भी आता है, उतना ही कुल आता है, चाहे वो किसी और देश में हो रहा हो। अब जब बात दुबई की आती है तो ये कोई पहली बार नहीं है जो दुबई की मार्केट 40% क्रैश हुई है। इससे पहले भी इस बात चाहे 2008 की कर लें, चाहे मैं 1990 की बात कर लूं जब जापान की मार्केट ऑलमोस्ट 50% क्रैश कर गई, सिंगापुर की बात कर लें, हांगकांग की बात कर लें, तो वर्ल्ड मार्केट अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट बहुत करेक्शंस आई हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो अभी एक वॉर के चलते ये जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये पैनिक दुबई रियल एस्टेट को ख़त्म कर देगा। ये एक छोटी सी करेक्शन है जो स्वाभाविक तौर से आना जरूरी भी थी, क्योंकि दुबई का बाजार अगर मैं देखूं तो 2021 से लेकर 2023 के बीच में बहुत रैपिडली ग्रो किया है। अगर मैं छोटा सा आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा दुबई रियल एस्टेट की, दुबई रियल एस्टेट 2002 से शुरू हुआ, 2002 के बाद में 2008 तक उसने 200% तक का ग्रोथ किया। 2008 में फिर उसको 50% का जो एक 2008 से 2011 तक का एक ब्रेकडाउन था वहाँ से क्रैश किया। देन अगेन ये 2013 से लेके 2015 तक स्पाइक हुआ।
2015 में जब ऑयल प्राइसेस फॉल हुए और वहां पर सप्लाई ज़्यादा क्रिएट हुई रियल एस्टेट की, तो अगेन ये 3 साल 2015, 16, 17, 18 ऑनवर्ड्स दुबई रियल एस्टेट उसको थोड़ा सा डाउनफॉल देखना पड़ा। बट उसके बाद अगेन ये 2021 से लेके 2023 के बीच में अच्छी ग्रोथ दुबई रियल एस्टेट में देखने को मिली, जो अब जाके ये जो वॉर सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर इसको एक पोज लगा है। तो मैं ये पोज ही कहूँगा, फुल स्टॉप नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली जब दुबई रियल एस्टेट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन आती है तो वहां से मैंने हमेशा 100 से 200% की ग्रोथ देखी है। तो मैं इसको एक डाउनफॉल नहीं देखूंगा, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। और दुबई रियल एस्टेट की बात कर लें, इंडियन रियल एस्टेट की बात कर लें, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अभी बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हॉल्ट हुए हैं, पेंडिंग हैं। और आई बिलीव कि ये जो 40% की करेक्शन है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और रिकवरी जब आएगी, ग्रोथ जब आएगी, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। सर, आपने 2 बार 40% मेंशन किया हुआ है। आपको ये फिगर्स पहले तो कहाँ से मिल रहे, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात, जो हम कोविड टाइम की बात करें तब तो रियल एस्टेट क्रैश हुआ था क्योंकि कोविड था। तो नेचुरल प्रोसेस है कि जितना गिरा था तो वो तो पिकअप होगा ही होगा। डजंट मैटर द स्पीड, स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही हुआ था। तो ये दो चीजें आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, अगर मैं दुबई रियल एस्टेट की बात करूं तो 2008 का बहुत मेजर क्रैश होता है। 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो सारी ही वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुई थी, जहां पर दुबई में भी 50% की करेक्शन देखने को मिली थी। पेंडेमिक में ऑब्वियसली बात है कि जो पूरा एक वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो स्टॉप हो गई थी। अगर मैं पेंडेमिक की बात करूं, 2020 की बात करूं, 21 की बात करूं, तो वहां पर भी जो पूरा वर्ल्ड है एक तरीके से वहां पर इकोनॉमी स्टॉप हो गई थी। तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट भी दुबई पे देखने को मिला था। इंडिपेंडेंटली अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई के अंदर उस वक्त भी उतना पोटेंशियल था कि वो वहां से ग्रो कर सके। बट क्योंकि दुबई के अंदर अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो 37% अप्रोक्सीमेटली इंडियंस वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टोटल इकोनॉमी की बात करूं तो उसके अंदर 37% इंडियंस का योगदान है। पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पर भी 10 से 12% तक जो रेशियो है वो पाकिस्तानी है। तो दुबई जो है सिर्फ और सिर्फ अपने जो वहाँ की पर कैपिटा इनकम में जो योगदान कह लीजिए, या वहाँ के जो बिजनेसमैन कह लीजिए, सिर्फ दुबई के नहीं है, वहाँ पर वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पर दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो जब भी पेंडेमिक आती है, ग्लोबल क्रैश आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा विड्रॉ होने लगती है। फियर के कारण, प्रॉफिट बुकिंग के कारण वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली दुबई का योगदान रह जाता है। अब जो बात आपने करी है कि ये डाटास कहाँ से मिलते हैं, तो जो मैं डाटास की बात कर रहा हूँ, ये मैं वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि किसी भी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज उसकी बैकबोन होता है। वो वहाँ की जीडीपी ग्रोथ, वहाँ की एक्सपेंडिचर पावर कितनी है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, उसको मर्ज करके ही वो चलता है। तो जो भी मैं आपको 30% का फॉल कह रहा हूँ, 40% का फॉल कर रहा हूँ, 50% का फॉल कर रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दुबई रियल एस्टेट स्टॉक एक्सचेंज। जो भी वहाँ का एक बेंचमार्क है उसको संबोधित करते हुए मैंने आपको ये सारे डाटा रिप्रेजेंट किए हैं, जो भी मैं आपको फॉल्स बता रहा हूँ। तो अगर मैं अभी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो 16,000 से लेके 11,000 तक जो दुबई का रियल एस्टेट है, वो इंडेक्स जो है 11,000 तक आ गया। और हालांकि अभी लास्ट 5 to 6 डेज में डिस्पाइट वॉर उसने 5 से 6% की कवरेज भी करी है। तो यहाँ पर ये जो कवरेज है, ये देखने को मिल रहा है कि जो दुबई है हमेशा से सेफ्टी के पर्पज से बहुत ज़्यादा हाइप रहता है कि वहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट है। और यहीं पर दुबई की जो एक मैं कहूँ जो दुबई का एक वहाँ पर उसको जो दाग लग गया इस बार, वो यही हुआ है कि उसकी सेफ्टी ब्रीच हो गई है। इसी के चलते वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है विड्रॉ हो रही है। बट हालांकि जो दुबई के जो राशिद जो वहाँ के शेख हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि स्टिल दुबई जो है अभी भी सेफ हेवन है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके चलते वहाँ से जो बॉटम है 11,000 से वापस जो 12-12,500 तक इंडेक्स की रिकवरी देखी गई है। तो जिसको अनुमान लगाते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि स्टिल दुबई के अंदर वो पोटेंशियल है जहाँ से आप रिकवरी देख सकते हैं। सर, आप स्टॉक मार्केट की बात करें और मैं प्रॉपर्टी मार्केट जो है उसकी प्राइसिंग की बात करी। तो अगर हम प्रॉपर्टी को देखें, एंड आई थिंक लास्ट टाइम हमने ऑफलाइन बात की थी जहां पे आपने बोला था कि आपने किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात की थी जिसने आपको बोला था कि प्राइसेस हैव स्टार्टेड फॉलिंग। तो आपके हिसाब से कौन सी कितने में है प्राइसिंग, कितना गिरा हुआ है वो
फिजिकल प्रॉपर्टीज? देखिए, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं जिसको आप रियलिटी के अंदर रियल एस्टेट से डिनोट करते हैं कि वहां पर रियल एस्टेट क्या है, तो रियल एस्टेट में हमेशा अभी तक कोई भी कंट्री इसे इतना ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकी है कि किसी भी बेंचमार्क को देख के वहां की प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा सके। तो यहाँ पर बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रियलिटी बेंचमार्क है वहां के देख के हम प्रॉपर्टी के प्राइसेस का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो वहां कर एक अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट्स ब्रोकर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अपने वहां पर डिस्काउंटिंग स्टार्ट कर दी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक गाइडलाइंस इश्यू करी है कि जहां पर आपको पोजेशन आने वाले 2 साल में, आने वाले 3 साल में मिल रहा था, तो वो 6 से 8 महीने 10 महीने तक वो डिले हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट तो करी है, और प्राइजेस भी वहाँ पर जो मेरे सोर्सेज हैं मुझे पता चला है वहाँ पर 5 to 10% तक का, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी टाइप, लाइक इट्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट्स अ बिल्डअप प्रॉपर्टी और काइंड ऑफ अपार्टमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 5 to 10% के डिस्काउंटिंग इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिल्डर ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो इन्वेंट्री है, उसका जो स्टॉक है, वो लंबे टाइम तक उसके पास रहे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बिल्डर को उस अमाउंट पर, उस हैवी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट जो होता है वो भी पे करना होता है। इट्स अ रियली वेरी हैवी कॉस्ट फॉर बिल्डर्स। तो कोई भी बिल्डर ये नहीं चाहेगा कि वो ह्यूज प्रॉफिट को अचीव करने के लिए उस प्रॉपर्टी की सेल को इन्वेंट्री बनाए और उसको वेट करे। हमेशा बिल्डर की अप्रोच रहती है कि जो भी इन्वेंट्री तैयार हो गई है वो कंप्लीट होने से पहले सोल्ड आउट हो जाए। तो इसी के चलते वहाँ पर डिस्काउंट आए हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको 5 to 10%, 15% तक भी कई सिनेरियो में वहाँ पर आपको एक अच्छे प्राइसिंग में मिल रही है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो प्राइसिंग है ये प्रीवियस प्राइसिंग हाइप थी और किसी भी तरीके से वो ओवर वैल्यूड था। राइट, सो ऑब्वियसली मार्केट सिचुएशन चेंज हो गई थी क्योंकि ये वॉर जो चल रहा है इस वजह से, एंड आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर दैट। मुझे लास्ट वीक ही किसी का मैसेज आया था क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि कहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो वो एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसने मुझे ऑफर किया है लार्जर प्रॉपर्टी विद अ 10% डिस्काउंट। सो येस, आई वाउच फॉर दैट। सो आई थिंक लोगों को एक्चुअली पूछना चाहिए कि मुझे डिस्काउंट चाहिए क्योंकि दे आर गेटिंग इट। सर, अगर हम देखें तो सिचुएशन अभी थोड़ा अलग है। वी आर इन दैट वॉर सिचुएशन एंड दैट्स परहैप्स व्हाई दुबई प्रॉपर्टीज आर फॉलिंग। लेकिन हम अगर 2008 को देखते हैं तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, और बिफोर द वॉर स्टार्टेड बहुत लोग बोल रहे थे कि दुबई रियल एस्टेट क्रैश होने वाला है। अगर ये वॉर रुक जाता है देन वी नो दैट जो 10% गिरा हुआ है विद इन 24 आवर्स प्रोबेबली दैट विल नो लॉन्गर प्ले अ पार्ट। प्रॉपर्टी प्राइसेस मे गो बैक टू द स्टैंडर्ड दैट दे वर बिफोर द वॉर। तो आपको लग रहा है कि बहुत बुरा क्रैश होगा दुबई में आउटसाइड ऑफ दिस वॉर? ऑब्वियसली एक दुबई के लिए एक अनफॉर्चुनेट क्रैश है, क्योंकि दुबई इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था कहीं ना कहीं। और ये जो क्रैश आए हैं, जो प्राइसेस में डिस्काउंटिंग आई है, इससे थोड़ा सा मार्केट में एक जो वेटिंग पीरियड आ गया है, जिससे मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर को एक टाइम मिल गया सोचने का। और जो इन्वेस्टर अभी तक दुबई की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया था, दुबई की मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करा था, वो दुबई की तरफ टर्न हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर होता है, एक तो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो हमेशा हर तरह से कंपैरिजन करता है, बट जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, जो वेट करता है, वॉच करता है, वो इन्वेस्टर अब दुबई की तरफ शिफ्ट होएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ये वॉर एंड होएगी, जब ये जितना भी एक रिकंसिलेशन हुआ है दुबई के प्राइजेस में, जो डाउनफॉल आया दुबई के प्राइजेस में, ये जब डाउनफॉल खत्म होएगा तो दुबई के अंदर इन्वेस्टर्स भी डबल हो जाएंगे। अभी तक जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो अपने साथ में अब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को भी दुबई में लेके आएंगे। तो जो लोग अभी तक दुबई की तरफ रुख नहीं कर रहे थे, दुबई को एक एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट नजरिए से नहीं देख रहे थे, वो भी अब दुबई की तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी ये सिनेरियो एंड होएगा, जो आई बिलीव कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स मैक्सिमम, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर के अराउंड, जब ये सिनेरियो एंड रहेगा, तो वहाँ से अगेन जब दुबई का बाजार चलेगा तो सिर्फ वो अपने प्रीवियस प्राइजेस पर ही नहीं आएगा, वहाँ से वो अच्छे रिटर्न्स भी आपको देके जाएगा।
तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी दुबई के अंदर प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी थी इस वॉर सिनेरियो से पहले, उनको भी रिटर्न देखने का मौका मिलेगा, और जो इस टाइम पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर दुबई के अंदर एंटर कर रहा है उसके लिए तो पोजीशन और बढ़िया, क्योंकि उससे डबल रिटर्न मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हाई नेट इन्वेस्टर है जो जनरली फियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, उसके लिए जो रिटेल बाजार है दुबई का, इट्स ए रियली वेरी गुड डिसीजन। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर शायद दुबई की जो हालत है इट विल गेट बेटर बिकॉज ऑफ वॉर विल एंड। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लग रहा है अक्टूबर नवंबर तक प्रॉपर्टी अभी भी प्राइसेस की बात हो रही है वो गिरेंगे? देखिए, अगर प्राइजेस की बात करूं तो प्राइजेस में अगेन वही चीज आ जाती है कि प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता, ना ही प्राइजेस किसी प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। प्राइजेस में बहुत वेरिएशन होते हैं। प्राइजेस डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और कभी भी जब मैं रियल एस्टेट की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूं शेयर मार्केट की तरह ओवरऑल एक झटके में प्राइस नहीं गिरता, इट टेक्स 2 to 3 ईयर्स। कभी भी आप जो हिस्टोरिकल डाउनफॉल है 1980 के बाद, चाहे आप यूएसए में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, उनको प्राइस को सेटल होने में 2 से 3 साल लगे हैं। तो दुबई की भी अगर मैं बात करूं, हिस्टोरिकल दुबई में जो बड़े बड़े डबल डिजिट फॉल हुए हैं रियल एस्टेट के अंदर, उनको सेटल होने में 2-3 ईयर्स लगे हैं। और 2-3 साल के बाद जब वो बाजार चला है तो सिर्फ वो अपने ओल्ड प्राइजेस पर ही नहीं आया, वहां से उसने 50 से 100% का रिटर्न भी दिया है। तो रियल एस्टेट के अंदर आपको वेट एंड वॉच थियोरी होती है। और जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अक्टूबर तक प्राइस गिरेंगे, वो कहने का मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर तक कॉन्टिन्यूस प्राइस डाउनफॉल होते रहेंगे। वो कहने का मतलब ये है कि बाय द एंड दिस ईयर प्राइस सेटल होंगे। मान लीजिए प्राइस अभी 30% गिर चुके हैं, तो वो कभी 2% 5% अप एंड डाउन जो एक ग्राफ रोलर कोस्टर सा बनेगा, उसके बाद वो सेटल होएगा, फिर वो धीरे धीरे अपना यू शेप रिकवरी देना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए ये नेक्स्ट 6 मंथ का टाइम लेगा। और दिस नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे लगता है कि वो प्राइजेस सेटल होंगे। जो भी लोग जिनका फियर एस्टेब्लिश हो चुका है, या जो मैंने आपको कहा है कि 37 to 38% जो इंडियंस हैं, जो एशियन इन्वेस्टमेंट है वहां पर, वो दोबारा से माइंड मेकअप करेगी कि अब उन्हें दुबई की तरफ रुख करना चाहिए। तो इट विल टेक टाइम, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड बाय द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वहां से आपको वापस रिकवरी देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड। एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट। जब हम कोविड की बात कर रहे हैं, हमने यू शेप, वो मोमेंटम जो था यू शेप तो सब जगह पे दिख रहा है, बट पर्टिकुलरली दुबई, क्योंकि दुबई का इन्वेस्टमेंट ज्यादातर टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, आउटसाइड ऑफ ऑयल एंड प्रॉपर्टी एंड वो जो गोल्डन वीजा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, दुबई की बात करें तो हमेशा लोग यही सोचते हैं कि जो दुबई है वो टोटली ऑयल पे डिपेंड है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि दुबई ऑयल पर डिपेंड नहीं है। दुबई का जो ऑयल है वो अबू धाबी पे है। दुबई जो है लॉजिस्टिक, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट एंड जैसा आपने कहा टूरिज्म, एंड उसके बाद में जो उनका एयरलाइंस एक्सपेंशन है, जो उनके पोर्ट्स हैं और जो उनके एयरपोर्ट्स हैं, उस पर दुबई डिपेंड है। तो ये जो सारी चीज़ है, और ये अच्छी बात यह है कि ये ओवरऑल अभी भी ग्रो कर रहा है और बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो भी ये वॉर की सिचुएशन हुई है, उससे दुबई स्पीडली ग्रो करेगा। सर, मैं अगर आपको पूछूं, आपने स्मार्ट इन्वेस्टर की भी बात की, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर अभी क्या करेगा? अभी जब वॉर चल रहा है, क्या वो बाय करेगा या होल्ड करेगा या वेट करेगा? स्ट्रेटेजिकली सोचा जाए, मैं वेट करी हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी, बट आई माइट नॉट बी द बेस्ट एंड स्मार्ट इन्वेस्टर एज वेल, क्योंकि मुझे हालात नहीं खबर पता है वहां पे। तो आपकी सोच क्या है? देखिए, इन्वेस्टर को मैंने कहा कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर में भी फर्दर कैटेगरीज आती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करता है। जैसे कि अगर मैं दुबई में भी बात करूं तो दुबई में रियल एस्टेट में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, दुबई के अंदर रियल एस्टेट में ट्रेडिंग भी होती है। तो अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हाई लिक्विडिटी को फोकस कर रहा है। और जब भी किसी के पास में लिक्विडिटी फ्लो एक्सपर्ट होता है उसके अंदर, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से, किसी भी इन्वेस्टमेंट में से
फंड्स को इजीली लिक्विडेट कर लेता है तो वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इजीली शिफ्ट कर पाता है। जैसे कि अगर वो रियल एस्टेट के अंदर अभी बूम नहीं देख रहा तो वो क्रिप्टो में शिफ्ट कर सकता है, क्रिप्टो में शिफ्ट नहीं कर सकता तो वो शेयर मार्केट में कर सकता है, शेयर मार्केट में भी स्मार्ट इन्वेस्टर को पोटेंशियल नहीं दिख सकता तो वो डेट की तरफ चला जाता है। तो देयर आर वेरियस ऑप्शन फॉर ए स्मार्ट इन्वेस्टर। अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है जो कहता है कि मुझे रहना तो रियल एस्टेट में ही है, इसके अलावा मुझे इन्वेस्टमेंट कहीं और शिफ्ट नहीं करनी है, तो वो उसी के अंदर एक दूसरे ऑप्शंस देखता है कि वहां से लेके फंड्स किस जगह पे विड्रॉ कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए उसे लगता है कि दुबई के अंदर अभी पोटेंशियल नहीं दिख रहा तो वहां से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके इंडिया के अंदर जो स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही हैं, जैसे अगर मैं गुजरात की गिफ्ट सिटीज की बात करूं, धोलेरा प्रोजेक्ट की बात करूं, बेंगलुरु की बात करूं, या फिर मैं दिल्ली और मुंबई के बीच में जो एक बहुत बड़ा स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसकी बात करूं, तो उसे वहां पर अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, वो वहां पर अपने फंड को ट्रांसफर कर देता है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, टोटली टाइम गेम है। इन्वेस्टमेंट तभी आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको अपना टारगेट अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं पता है कि आप कितने टाइम के लिए कितना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बेकार है। भले ही आपका वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कितना ही अच्छा हो, बट आपके लिए वो सुटेबल नहीं है। तो इसीलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इजीली प्ले कर लेता है और वो थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्टमेंट में भी ना कहूँ कि हैंडसम रिटर्न ले जाता है, बट अपने कैपिटल को सेव जरूर कर जाता है। मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि हम इसके बाद इंडिया की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत एनआरआईज है जो दुबई देख रहे थे और इंडिया कुड बी अ सेकेंडरी ऑप्शन whilst the war is going on. So stay tuned. We have the India Real Estate podcast releasing soon too. सर, क्या एंट्री लेना चाहिए अभी या वेट करें? अभी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट करें हम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है कि कभी भी कोई भी चीज़ जब फॉल हो रही होती है तो उसमें एंट्री लेने से क्यों डरते हैं, और ये क्वेश्चन ही क्यों रेस किया जाता है कि कोई चीज़ 30 to 40% डाउन आ चुकी है और उसमें क्या एंट्री लेनी चाहिए? अरे भाई ऑब्वियसली लेनी चाहिए, क्योंकि आपको वो मार्केट रेट से सस्ती मिल रही है। बट वहां पर हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा, यहाँ से 20-30% और गिर जाएगा और हमें बॉटम पे एंट्री लेने का मन करता है। जबकि अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट की बात करूं, क्योंकि वहां पर क्या है आपको प्राइजेस सामने दिखते हैं, इसलिए मैं हमेशा शेयर मार्केट का एग्जांपल लेता हूं। कोई भी पर्सन 26,000 पे 25,000 पे निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार था, बट आज 22,000 पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी ही नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि जब चीज़ बढ़ रही होती है तो चलती ट्रेन में हर कोई बैठना चाहता है, क्योंकि उसे पता है वो कहीं ना कहीं तो छोड़ ही देगी। बट जब ट्रेन रुकी हुई है तो उसको ये लगता है कि ये ट्रेन चलेगी कब, क्या चलेगी भी या हमेशा रुकी ही रहेगी? तो ऐसा कभी नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे 2008 का क्राइसिस देख लीजिए, आप पैंडेमिक का क्राइसिस देख लीजिए, कोई भी क्राइसिस आप उठा के देख लीजिए, जब भी बाजार 35 से 40% गिरा है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हैं, चाहे वो शेयर मार्केट है, वहां से वो 100 से 150% की उसने रिटर्न दी है। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा कह रहा हूं कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आपको इस प्राइस करेक्शन का पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। आपको बात अगर दुबई रियल एस्टेट की है या आपका लोकल रियल एस्टेट की है, ऑब्वियसली वहां पर भी प्राइस करेक्शन जरूर आई होगी। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां पर आपको अपने बजट एंड अपने टाइम टारगेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। इट्स अ रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सर, अगर मैं आपको पूछूं, आपको क्या लग रहा है दुबई रियल एस्टेट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है जो यूट्यूबर्स या एजेंट्स ओपनली डिस्कस नहीं करते? देखिए, अगर मैं इसमें 3 चीज़ें आती हैं जो आपने इन्फ्लुएंसर कहा, सोशल मीडिया कहा। एक तो इसमें अगर मैं दुबई की बात करूं, दुबई का गवर्नमेंट का रोल भी आता है, थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, पॉलिसीज़ की इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। और जो इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं, कई लोग मुझे भी इन्फ्लुएंसर काउंट कर लेते हैं क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं हमेशा हर चीज़ के अंदर डिस्क्लेमर कह रहा हूं कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मेरे पर्सनल व्यूज़, मेरे एनालिसिस भी गलत हो सकते हैं। आप मेरी सुनिए या किसी भी इन्फ्लुएंसर की सुनिए, बट आप उस चीज को अपने तरीके से, अपने कैलकुलेशन जरूर कीजिए, तभी डिसीजन लीजिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है सुनिए सबकी, करिए अपनी। तो सिंपल सी चीज है कि चाहे बात दुबई की है या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं दे आर समटाइम पेड इन्फ्लुएंसर्स,
there are sometime paid news, there are sometime like paid promotions. तो आप उस चीज़ का एनालिसिस प्रैक्टिकली कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया के अलावा इंटरनेट पे, गूगल पे देयर आर सेवरल टूल्स जो आपको हिस्टोरिकल प्राइस दे सकते हैं कि झटके में, आपको एनालिसिस प्रोवाइड, आपको कंपैरिजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब आप ब्लाइंडली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को देख के, तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास में या तो पैसा अनाप शनाप है या फिर आप मेहनत नहीं करना चाहते। तो मैं जनरली किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने की तो गाइडलाइंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही मिलेंगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डाटास देखिए, वहाँ पर लैंड का रेट्स देखिए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का रेट्स देखिए, उसको मर्ज करिए तो आपको एक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता चलेगी। तो उसी के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आती है वो ये आती है कंपैरिजन, जो मैंने कहा। तो कंपैरिजन जो होता है हमेशा, देखिए जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, उसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली सेम ही मिलेगी। बट जो कंस्ट्रक्शन है आज की डेट में, अगर मैं इंडिया में बात करूं, चाहे मैं आपको बेंगलुरु की बात कर लूं, मैं गुड़गांव की बात कर लूं, मैं मुंबई की बात कर लूं, और जो दिल्ली के अंदर भी अब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, वहां पर लैंड की वैल्यू सेम है, बट वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट राइज हो रही है, लग्जरियस अपार्टमेंट्स राइज हो रहे हैं। तो आपको ये भी इवैल्यूएट करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर प्रॉपर्टी कंज्यूम करनी है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई वोंट रिकमेंड यू टू गो टू लग्जरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मैं आपको यही कहूंगा कि फिर आप जो लैंड एप्रिसिएशन है उसको अचीव कीजिए। तो यही बात है कि आपको एनालिसिस ठीक से करना चाहिए। ऑब्वियसली हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, इसमें आप किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, किसी की कंसल्टेशन ले सकते हैं। बात सही कही आपने सर। मैं दूसरा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अब वॉर की वजह से इसमें सिचुएशन यही हो गई है कि जो एक्सपैट्स जो दुबई में है फॉर एग्जांपल, दे आर लीविंग द कंट्री, तो डिस्ट्रेस सेल्स जो हम बोलते हैं वो इंक्रीज हो गए शायद। तो क्या लोगों को डिस्ट्रेस सेल्स में पड़ना चाहिए या नहीं? ये बड़ा टेक्निकल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और मैं यही कहूँगा कि हर किसी के बस की नहीं है इस चीज़ को अप्रोच करना। तो ये एक सिलेक्टेड इन्वेस्टर के लिए हो जाता है, और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो वो सिलेक्टेड इन्वेस्टर है वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। तो वो काइंड ऑफ या तो रीसेलिंग में आ जाता है, या फिर वो एक जो बिग प्लेयर्स हैं या फिर जो ब्रोकर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो उसके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट के अंदर जो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेलर्स उस ऑप्शंस को अवेल कर पाएंगे। तो आई वोंट रिकमेंड कि भाई आपको जो है, क्योंकि देखिए इस चीज़ का एनालिसिस करना, इसका डाटा एक्यूमुलेट करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आप इसे समझ पाते हैं तो। बात सही कही। अब अगर कल आपको प्रॉपर्टी बेचनी हो तो क्या एग्जिट इजी होता है? मैंने तो ये भी सुना है एग्जिट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सोचिए कि अगर मैंने इस वॉर से पहले लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2025 मिड ईयर में अप्रोक्सीमेटली, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, मैंने मई जून के अंदर दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। ऑब्वियसली मेरा होरिजन होगा कि मैंने 5 to 10 ईयर्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो मान लीजिए मैंने दुबई के अंदर 10 CR की इन्वेस्टमेंट कर दी मई 2025 के अंदर। तो आज की डेट में जहां दुबई से सारा पैसा निकल रहा है, आप ये सोचिए कि वो 10 CR की इन्वेस्टमेंट मेरे से कौन परचेज करने के लिए तैयार होगा। नंबर वन, मैं उसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूंगा कि वो मेरे से कम प्राइस पे, जो मेरी कॉस्टिंग है उससे कम प्राइस पे बिके। क्योंकि हमेशा जब भी कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लॉस इतनी इजीली, रिटेल इन्वेस्टर खास तौर पर लॉस नहीं उठाना चाहता। वो हमेशा इस मेंटेलिटी के साथ आता है, मैं इस प्रॉपर्टी को और 20 साल रख लूंगा पर मैं लॉस नहीं बियर करूंगा। दूसरी चीज, जब मुझे प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से, किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, वहां से मुझे वो सेम प्रॉपर्टी अभी क्रैश के बाद में 30 to 35% फॉल से मिल रही है, तो मैं रीसेलिंग में जाऊंगा ही क्यों? मैं तो डायरेक्ट बिल्डर से परचेज करूंगा। तो इसीलिए कभी भी जब आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज लिक्विडिटी का आता है। चाहे वो किसी भी कंट्री की, ये बात सिर्फ दुबई की नहीं है, ये बात दिल्ली, इंडिया पे भी एप्लीकेबल होती है। तो वहां पर लिक्विडिटी चैलेंज तो आता ही आता है, और सम टाइम ये रेस्ट्रिक्शंस बिल्डर या गवर्नमेंट की तरफ से भी लगा दी जाती है।
बिल्डर भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक आप इसकी रीसेलिंग कर ही नहीं सकते। तो वहां पर इन्वेस्टर स्ट्रक हो जाता है, क्योंकि वहां पर जितना पैसा वो उस फंड में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में डाल चुका है वो किसी भी तरीके से उसे लिक्विडेट कर ही नहीं सकता। वहां पर उसके पास में चैलेंज ही ये होता है कि उसको पोजीशन तक का वेट करना होता है, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक का वेट करना होता है। तो इसीलिए ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि आपको टाइम एंड अपना जो लिक्विड कैश फ्लो है उसको देख के ही वहां पर करना चाहिए। अगर आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू। अब रेंटल यील्ड्स की बात करते हैं। लोग बहुत बातें करते हैं कि दुबई की रेंटल यील्ड्स जो है वो सॉर्ट ऑफ 6 to 8% है। मैंने तो बहुत बार भी सुना है 10 to 12 की भी बात सुनी है। तो आपको क्या लग रहा है, वो एक्चुअली मिलता है या सिर्फ मार्केटिंग है ये? नहीं, वहाँ पर जो रेंटल इनकम है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। और जो आपने ये डिफ्रेंशिएट किया कि किसी सोर्स से 6 to 7% आता है, किसी सोर्स से 10 to 12% आता है, इट डिपेंड्स ऑन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या फिर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली जब भी आप रेंटल इनकम की बात करेंगे तो वो कमर्शियल रेंटल इनकम जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो और जो आपने ये एक बहुत ही हाई रेशियो हो गई, अगर आपको 6% का भी एक यील्ड वहाँ पर मिल रहा है तो 6% भी रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड ऑब्वियसली दुबई के अंदर है ये चीज़, क्योंकि इसका रीज़न मैं बताता हूँ जो मुझे पर्सनली लगता है। दुबई के अंदर हर कोई अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है और वो ये चाहता है कि अभी उस मार्केट को ट्राई कर ले। और वो ट्राई करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो ट्राई करने के लिए वहाँ पर रेंटल तरीके से अपार्टमेंट कह लीजिए, ऑफिसेज कह लीजिए, उसको एस्टेब्लिश कर ले। क्योंकि दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, दुबई के अंदर जो टैक्सेशन है वहाँ पर आपको बहुत एडवांटेज मिलते हैं। और भी बहुत सारी दुबई के अंदर लिबर्टीज मिलती हैं जो मैं अभी इस पॉडकास्ट में शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए दुबई के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए हर कोई तैयार है, बट इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए वहाँ पर जो रेंटल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसका वजह से जो रेंटल यील्ड है उसको इंक्रीज कर देता है। तो बट आप इसे बेंचमार्क मत समझिए कि आपको 5 to 6% का यील्ड मिल ही जाएगा। इट्स लाइक मैं कह सकता हूँ कि ये लक है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है। मुझे काफ़ी सारी लोकेशंस पता है जहाँ पर रेंटल इनकम 2-3% के लिए भी स्ट्रगल किया जा रहा है। तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ये एक्सेप्शन भी हो सकता है कि आपको 10% मिल रहा है और वहीं आपको हो सकता है 1 से 2% भी मिले। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंस्ट्रक्शन कितनी लग्जूरियस है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, और वहाँ पर क्या आपको टैक्सेशन लिबर्टीज मिल रही है अकॉर्डिंग टू योर जोन, जो दुबई के अंदर जोन है उसके अकॉर्डिंग। बिफोर आई गो टू माई लास्ट क्वेश्चन, मैं बहुत सुनती हूँ कि लोग पैसे ट्रांसफर जो करते हैं वो थोड़ा गड़बड़ी में करते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया से, और उसकी वजह से नोटिस बहुत आते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, अगर एक इन्वेस्टर है इंडिया में या जो जहाँ पे भी हो, वो लोगों को मेक श्योर क्या करना चाहिए कि वो टैक्स नोटिस ना आए उसको जब पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तब? देखिए ऑब्वियसली है, अगर कोई चोरी करेगा तो दो ही चीज़ें, जब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो ही वो चोर प्रूव होता है, और अगर चोरी नहीं पकड़ी गई है तो उसका तरीका सही है। तो अगर आप किसी भी तरीके से टैक्स एवेजन कर रहे हैं, या फिर आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप कोई रॉन्ग सोर्सेज या इलीगल तरीके से किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि 5 दिन के लिए मार्केट होल्ड, ये वार जो है उसको पोज कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा, जो कि ईरान ने डिक्लाइन कर दिया, उससे पहले $850 बिलियन की एक इनसाइड ट्रेडिंग हुई है। और ये बिलीव किया जा रहा है कि वो जो ट्रेडिंग हुई है विदिन 14 मिनट्स वो ट्रेडिंग हुई है, जिसके अंदर ऑयल्स के अंदर और मार्केट के अंदर फ्यूचर्स लिए गए हैं। और ये बिलीव किया जा रहा है कि ये ट्रम्प या फिर उनकी फैमिली ने ये ट्रेडिंग करी है। हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि इसे कोई ब्लाइंडली या इतना ब्लंटली बोलेगा भी। तो जब भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप देखिए ना, एक जो इतनी बड़ी प्राइम कंट्री है उसके प्रेसिडेंट पे जब ये एलिगेशन लगाया जा रहा है,
तो फिर हम तो आप तो बहुत छोटे इंसान हो गए ना। अगर वो भी किसी तरीके का कोई रॉन्ग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली नोटिस तो आएगा ही आएगा। तो अब अगर आप ये कहें कि भाई उस नोटिस से बचने का रजत सिंघल कोई तरीका बता दे, तो मेरे पास तो वो तरीका है नहीं। अगर आपको मिल जाए तो इस पॉडकास्ट में कमेंट जरूर करिए, हो सकता है वो तरीका मेरे काम आ जाए। तो मैं ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा किसी भी तरीके से ये सलाह नहीं दूंगा। इंडिया की बात कर ले, 2006 में वैट इंप्लीमेंट हुआ, 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। तो यहां पर जब जब टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं उसकी अप्रोच से सबसे पहले आप देखिए टैक्स रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेयर्स के अंदर परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स लोगों को अकल आती जा रही है कि ये जो रॉन्ग तरीके हैं, टैक्स इवेजन है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो आपको अननेसेसरी की हरासमेंट ही मिलती है। तो आप राइट अप्रोच से अगर वहां पर किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी ऐसे एक्सपोर्ट बेनिफिट हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सिडीज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, जो छोटे से टैक्स को सेव करने के लिए आप उससे कैटेगरी से ही बाहर हो जाते हैं। तो आई थिंक छोटा सा एक टैक्स पे करने से आपको एक ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है। फाइनल क्वेश्चन, आज अगर आपको कोई नॉर्मल इन्वेस्टर बोलता है कि दुबई में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आज के डेट पे आपका ऑनेस्ट आंसर क्या होगा? आई विल से यस। अगर आपके बाद में मैं उसे फर्स्ट ऑफ ऑल यस करूंगा, और मैं यही कहूंगा कि अगर आपके साथ में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है वो, और 5 to एटलीस्ट 5 ईयर्स का आपके पास में टाइम है उस इन्वेस्टमेंट का, और वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो अमाउंट आपकी बोरोड अमाउंट नहीं है, लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि वो आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न दे जाएगा। थैंक यू सो मच श्रुति जी। एंड और अगर व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि जो रियल एस्टेट है वो एक काइंड ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट भी समझा जाता है। तो अगर आपका दुबई से रिलेटेड खासकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस सेक्शन पे कमेंट कीजिए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। एंड अगर आपके पास में कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, जो कि आपको श्रुति जी ने बताया कि भी हम इंडिया रियल एस्टेट पे पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी इस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, सो दैट हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंक्लूड कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।